हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग में। मैं सुमान अवस्थी हाजिर आप सभी के सामने हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर के। लेकिन इस टॉपिक को बताने से पहले अगर आपने भी हमारा पिछला वीडियो टेंस और उसके टाइप्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने आप सभी को टेंस और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। कौन सी वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एग्जांपल के साथ में डिटेल में मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हमारा वो वर्तमान में होने वाले कार्यों के बारे में बताता है। वर्तमान में होने वाले कार्य के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचर, हैबिट्स, प्रिंसिपल्स, परमानेंट एक्टिविटीज, आदि को बताया जाता है, यानी कि आदि इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की, यानी कि जो हमारा होता है सार्वभौमिक सत्य होता है, जो कि कभी भी असत्य नहीं होता है, हमेशा सत्य ही होता है। जैसे कि बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो सूर्य जो है पूरब में उगता है, तो सूर्य हमेशा पूरब में उगता है। ये कभी ऐसा तो नहीं कि पश्चिम में उगने शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। अब बात की जाए नेचर की, तो प्रकृति, हमारी प्रकृति जो होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैं कम बोलता हूँ, ये मेरा नेचर है। ये मेरा नेचर है कि मैं कम बोलता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। हमारी हैबिट, मैं रोज खेल खेलता हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, ये हमारी हैबिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगी। अब बात आती है प्रिंसिपल्स की, यानी सिद्धांत। हमारे जो सिद्धांत होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अब बात आती है परमानेंट एक्टिविटीज की, जो हमारे परमानेंट एक्टिविटीज यानी कि हमेशा होने वाले कार्य होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, ये मेरी परमानेंट एक्टिविटीज है। मैं रोज खाना खाता हूँ, ये भी मेरी परमानेंट एक्टिविटीज है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, अब ये देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, पहला रूल हमारा होता है कि जब सब्जेक्ट हमारा इस टेंस के अंतर्गत, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन होगा, तो वर्ब भी हम लोग प्लूरल ही यूज करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे बता देता हूं कि वर्ब जो होता है उसकी बेसिक फॉर्म हमेशा, बेसिक फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। इसको हम लोग सिंगुलर में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जान लेते हैं। तो वर्ब की जो प्लूरल फॉर्म होती है उसमें हम लोग एस ई एस या फिर आई ई एस लगा करके उसको सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए। प्लूरल वर्ब को हम लोग एस ई एस आई एस के साथ, एस ई एस या आई एस के साथ जोड़ करके सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारी जो वर्ब हो गई गो, यानी कि जाना, ये हमारी प्लूरल फॉर्म यूज हो गई। अब इसको हम लोग को सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ में ई एस जोड़ दिया, हमने ई एस जोड़ दिया। अब ये हमारी गोज हो गई जो कि सिंगुलर फॉर्म है। तो ये हो गया वर्ब का कन्वर्जन कि प्लूरल से सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक चीज जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती है वो क्या है कि जो हमारा नाउन होता है उसका जो बेसिक फॉर्म होती है वो सिंगुलर में आता है। जो नाउन होता है हमारा वो बेसिक रूप से सिंगुलर में आता है। नाउन को हम लोग सिंगुलर से इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस ई एस या फिर आई ई एस जोड़ देते हैं। तो ये हमारा प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होता है। अब इसका भी एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ी थी तो हमारा सिंगुलर वर्ब हो गई थी। इसमें हमने सिंगुलर नाउन में एस ई एस आई एस जोड़ा है तो ये प्लूरल नाउन हो गया है। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे लिखा है बुक, ये हो गया हमारा नाउन है।
अब इसमें लोग ने एस जोड़ दिया और ये हो गया हमारा बुक्स, ये हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, समझना की बात। ये हो गई बात प्लूरल वर्ब और नाउन की। ये एक्स्ट्रा था, ये मैंने आपको बता दिया सिर्फ जानकारी के लिए। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी सिंगुलर वर्ब होगी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और जान लेना भी बहुत जरूरी है इन बातों को। तो अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या फिर डज। ठीक है, अभी इनका कब डू का यूज करना है कब डज का यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, साथ में एस ई एस या फिर आई ई एस यूज होता है। अब एस का भी यूज होगा, ई एस का भी यूज होगा या आई एस का भी यूज होगा, ये जान लेते हैं क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूज करता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है कि कब हम लोग एस का यूज करें, कब ई एस का यूज करें या फिर कब आई ई एस का यूज करते हैं। तो एक एक करके तीनों चीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई एस की। तो ई एस हमारा कब कब यूज होगा, जब भी कभी किसी वर्ड के लास्ट में ओ आई, एक्स आई, जेड आई, सी एच आई, एस एस आई या फिर एस एच आई, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ओ एक्स जेड सी एच एस एस या फिर एस एच आए तो हम लोग ई एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, सबका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे पहला है गो, लास्ट में वो है, लास्ट में वो है, तो अब इसके लिए हम लोग ई एस का यूज करेंगे, यानी कि जी ओ ई एस गोज। अब एक्स की बात की जाए तो फिक्स, मिक्स, तो इसमें भी एक्स है तो इसकी लास्ट में भी फिक्स, फिक्सेस हो गया। अब जेड की बात की जाए तो बज, इसमें भी लास्ट में जेड है तो ये भी बजेस। सी एच का यूज किया है जैसे कि कैच, तो इसमें भी सी ए टी सी एच ई एस जोड़ दिया हमने। अब बात किया है एस एस यानी कि पास, तो पासेस। अब बात किया है एस एच की यानी कि जैसे कि वॉस, तो वॉसेस। समझ गए, ये हो गया कि हम लोग ई एस का यूज कब करते हैं। अब बात आती है आई एस की। तो आई एस का यूज कब करते हैं, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज हुआ हो, तब हम लोग उसमें y को हटा करके, तब हम लोग y को हटाकर उसके स्थान पे आई ई एस का यूज कर देते हैं। ठीक है, आई ई एस, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। अब बात आती है कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बार जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे अल्फाबेट 26 होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 वॉवेल हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी बचते हैं हमारे 21 अल्फाबेट, जो कि हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। तो ये जब भी कभी वाई से पहले, वाई लास्ट में आए और लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तब हम लोग आई ई एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे लिखा है फ्लाई, फ्लाई, इसमें लास्ट में वाई आया है और इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट आया है। देखिए कॉन्सोनेंट आया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटा करके इसके स्थान पे आई ई एस जोड़ देंगे, एफ एल आई, वाई को हटा करके इसके स्थान पे आई ई एस जोड़ देंगे, फ्लाइज। ठीक है, अब बात आती है ये हो गया आई ई एस का, ई एस का। अब बात आती है एस की। इन दोनों रूल्स के बाद जितने भी वर्ड बचते हैं उन सभी के साथ में एस का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों रूल्स के बाद में जितने भी वर्ड बचेंगे तो सबके साथ में हमेशा एस का किया जाता है। इन दोनों रूल्स के अलावा जितने भी वर्ड्स बचेंगे उनके साथ में हम लोग एस का यूज करेंगे। तो समझ में आ गई बात।
ईएस, आईईएस और एस का यूज कब किया जाता है। बात हो गई वर्ब की। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो पहले मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, जैसे कि सेंटेंस में आपको डीपली थोड़ा सा इसे समझा सकूं। करते हैं सेंटेंस की। तो इस टेंस में हम लोग 3 तरह के सेंटेंस देखते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, या आत्मक होंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, साथ में एस या ईएस यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। अब एस या ईएस कैसे यूज होना है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं कब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, या कब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो जब भी कभी ही आए, शी आए, इट आए, या फिर कोई एक नाम आए, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज करेंगे। ठीक है। अब जब भी कभी आई आए, वी आए, यू आए, दे आए, या फिर मोर नेम, यानी कि कई सारे नाम आए, एक से ज्यादा, या फिर जिसको बोलते हैं प्लूरल, तो फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे बस खाली। ठीक है, आपको इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मैं बाजार जाता हूं। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही कहता है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ढूंढिए, फिर वर्ब ढूंढिए, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो जब भी हम लोग कभी भी वर्ब से कौन का क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट बताता है, उत्तर के रूप में हमें सब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि कौन बाजार जाता है, तो मैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। वर्ब गो। अब गो के साथ एस या एस लगना है कि नहीं लगना, कैसे पता चलेगा। आई देखिए, जब भी कभी आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल हो, तो लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे एस या एस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई गो टू, कहां जा रहे हैं, मार्केट। ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, आइडेंटिटी के तौर पे हिंदी आइडेंटिटी का होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ता है, ती है, ते हैं, आता है। देखिए दोनों में ता है आ रहा, ती है आ रहा, तो इससे हम पहचान रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें भी वर्ब ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले याद करना, यानी कि लर्न। अब याद करना कौन याद करता है, मैं याद करती हूँ, यानी कि सॉरी वह याद करती है। कौन याद करता है, वह याद करती है, यानी सब्जेक्ट हमारा वह हो गया। तो यहाँ पे वो लड़की है, तो इसलिए सी लर्न। अब हम लोग को एस एस कैसे लगाना है हमने पहले सीख लिया है। तो ये लर्न्स हर लेसन। ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हम लोग सिर्फ ना, नहीं ऐसे वर्ड्स आने चाहिए। बात करते हैं कब डू का यूज करते हैं और कब डज का यूज करते हैं। तो देखिए, डू का यूज हम लोग जब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर मोर नेम, यानी कि प्लूरल हो। यहाँ पे मैं मोर नेम लिख रहा हूं, आप समझ जाएगा कि प्लूरल है। जब भी ऐसे सब्जेक्ट आएंगे तो हम लोग डू का यूज करेंगे। और डज का यूज कब करेंगे, जब आए ही आए, शी आए, इट आए, या फिर कोई एक नाम आए, यानी कि सिंगुलर आए, तो हम लोग डज का यूज करेंगे। ये बात हो गई डू या डज का यूज कब करना है।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, इसमें एस का यूज नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले एग्जाम्पल, सीता कपड़े नहीं धुलती है, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें भी वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कौन, तो हम लोग को सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन कपड़े नहीं धुलता है, तो सीता कपड़े नहीं धुलती है। तो सीता डू या डज एक नाम है, वन नेम, तो हम लोग डज का यूज करेंगे। डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है वॉश क्लोथ्स, ठीक है। सीता डज नॉट वॉश क्लोथ्स, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल की बात कर देते हैं। तो इसके एग्जाम ट्रांसलेशन करते हैं। कौन गीत नहीं गाता है, वे, यानी कि दे डू नॉट सिंग सॉन्ग। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो ये जो होता है हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों की। तो ऐसे वाक्य जिनमें सबसे शुरुआत में सहायक क्रिया आ जाती है उनको हम लोग स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया स्टार्ट होगी, सहायक क्रिया से स्टार्ट होंगे जो सेंटेंस, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले सहायक क्रिया यूज होनी चाहिए। तो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल किससे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मार्क, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या, यानी अगर आप हिंदी में पहचाना चाहें सेंटेंस को कि कब ये रूल अप्लाई करना है, यानी कब ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। हमने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हिंदी में पहचाना चाहें तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ठीक है। सबसे पहले जिनमें क्या आएगा उनमें हम लोग ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते वक्त कि क्या के स्थान पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, डू या डज। अब डू यूज होना है या डज यूज होना है वो हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा वे, जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हम लोग डू का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर ली। अब सब्जेक्ट यूज करना है दे नॉट नहीं है, कहीं भी नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो इसलिए हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो डू दे खेलना, प्ले, क्या खेलना है, क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह खाना नहीं खाता है। अब देखिए इसमें भी लोगों ने स्टार्ट किया क्या से, हिंदी में पहचान क्या किया तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और इंग्लिश में पहचान किया है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो ही के साथ में हम लोग डज का यूज करते हैं, डू का, तो डज का यूज करते हैं। तो डज ही, अब यहाँ पे नॉट आया यानी नहीं आया है तो हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो डज ही नॉट ईट द फूड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड की। तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा पिछला स्ट्रक्चर था स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब का, उसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब से पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब से पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या किया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया और कुछ भी चेंजमेंट नहीं की हम लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। अब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अगर हिंदी पहचान की बात की जाए तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा बीच में आएगा, इससे हम पहचानेंगे कि हम लोग को ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। उसमें क्या था, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में। अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि मैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं, क्यों, तो वाई। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज अप्लाई होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो आई के अकॉर्डिंग डू। वाई डू आई नहीं जाता हूं, नॉट है तब यूज किया, नहीं होता तो नहीं यूज करते। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं, रेखा उसे क्यों मारती है। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड,
वाई रेखा नाम है, सिंगुलर है, तो डज रेखा मारना, बीट किसे, उसे, हिम। ये हो गया हमारा दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ये बात हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज होती है। हमने आपको सभी बातें बताई डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। तो वीडियो आपको कैसे लगी, आपको हमारी जानकारी जो हमने दी है वो समझ में आई कि नहीं आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।